हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनु लॉ क्लासेस। मेरा नाम गौतम दीक्षित है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अप्रैल 8 2022 का डेली हिंदू एनालिसिस करेंगे। सो sorry for delay because of some technical glitch. So before I start, I just want to make an announcement that we at Manu Law Classes, we all have already started with the crash course and 1 year batch. So you can enroll to us, you can reach to us at the phone number given in the description box and the website. So let's start with the video. आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, फर्स्ट ऑफ ऑल दो एडिटोरियल्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वन इज़ रिलेटेड टू इंडिया ऑस्ट्रेलिया FTA एंड द सेकेंड इज़ जो बहुत ज़्यादा बात हो रहा है कि इंडिया जो है वो क्यों एब्सटेन कर रहा है। फॉर एग्जांपल अभी आज ही हम पढ़ेंगे अबाउट द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, जिसमें से इंडिया हैज़ वंस अगेन एब्सटेन फ्रॉम दिस वोटिंग। सो व्हाई इंडिया इज़ फॉलोइंग दिस, व्हाट कैन बी द इम्पैक्ट ऑफ दैट। तो उससे रिलेटेड एक पूरा एडिटोरियल है, वी विल स्टडी दैट। वो एडिटोरियल क्लैट के लिए इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उनको आंसर करने में आपको काफ़ी आसानी होगी। देन अगेन वी विल हैव अ रिवीजन अबाउट मुल्ले पेरियार डैम इशू। उस डैम इशू का क्या है, एक बार फिर से हम आज उसका रिवीजन करेंगे अबाउट द मुल्ले पेरियार डैम इशू। So let's start with the news. First, we will see the new development in Pakistan. So Pakistan Supreme Court has restored the parliament and has ordered no trust veto tomorrow. Now देखिए यहाँ पे इशू क्या है। इशू ये है कि पार्लियामेंट में जो अपोजिशन पार्टीज थी इमरान खान के अगेंस्ट, उन्होंने नो ट्रस्ट मोशन लाया, बट वो नो ट्रस्ट मोशन अडॉप्ट नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तान के जो डेप्यूटी स्पीकर हैं उनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कासिम सूरी। ही डिसमिस द नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। उसके बाद क्या हुआ कि द प्रेसिडेंट ही डिसॉल्व द नेशनल असेंबली और फेडरल असेंबली ऑफ पाकिस्तान बेस्ड ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ओके, नाउ the opposition they moved Pakistan Supreme Court. Now Supreme Court has said that this dismissal of no confidence motion against the government was unconstitutional and again once again the parliament जो पहले dissolve हो चुकी थी उसको restore कर दिया गया है और once again the no trust motion will take place in tomorrow's Federal Assembly. Now यहाँ पे एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, पूछ सकता है ये कि टोटल फेडरल असेंबलीज़ में, नेशनल असेंबली जिसे कहते हैं पाकिस्तान में, उसमें कितनी सीटें हैं। सो द टोटल सीट इज़ 340 और मेजॉरिटी इज़ 172। सो 172 इज़ द मैजिक नंबर इन पाकिस्तान नेशनल असेंबली। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ इज़ रशिया सस्पेंडेड फ्रॉम राइट्स काउंसिल। तो ये राइट्स काउंसिल क्या है? दिस इज़ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। ओके, सो दिस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में रशिया वाज अ मेंबर। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि रशिया वाज इलेक्टेड टू द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल इन 2020। तो अब क्या हुआ कि आफ्टर दिस रशिया यूक्रेन वॉर विच इज़ गोइंग ऑन, द रिजोल्यूशन अगेंस्ट रशिया हैज़ कम अप इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, देन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, देन अगेन द रिजोल्यूशन केम इन यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। वहाँ पे रेजोल्यूशन आया था लास्ट मंथ टू स्टार्ट एन इन्वेस्टिगेशन इनटू रशियाज एक्शन इन यूक्रेन। ओके, सो अब क्या हुआ है कि यहाँ पे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास हुआ जिसको सपोर्ट किया 93 लोगों ने और 24 लोगों ने अपोज किया एंड अराउंड 58 कंट्रीज दे एब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग इंक्लूडिंग इंडिया। सो क्या हुआ कि सिंस इट इज़ 93, द टोटल मेंबरशिप ऑफ जनरल असेंबली इज़ 193। सो आफ्टर द पासिंग ऑफ दिस वोट, now Russia's membership to Human Rights Council has been suspended. अब हम फ्रेंड्स आते हैं एक न्यूज़ की तरफ। स्टेट के पेज पे ही लिखा हुआ है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ क्रिमिनल प्रोसीजर बिल। सो एक बिल पास हुआ था पार्लियामेंट में इन लोकसभा, दैट हैज़ बीन पास्ड बाय द लोकसभा, दैट इज़ क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट बिल। ओके, so it is called as criminal procedure identification bill 2022. Now over here the bill provides for the collection of biological data or biometric samples including iris and retina scan of convicts and other criminals. So now over here Delhi police का कहना है कि such system when it is put in place, it is going to create a foolproof system for criminal justice, first thing. Second, it will help police
to prosecute offenders and prevent any legal loopholes which happens during the arrest. Now there has been a concern over here about the privacy. Okay, what if the data is leaked? So over here the DCP rank officer in Delhi police is saying that if the accused data is collected, then the content will be stored in foolproof manner and the chances of any leakage is zero. Okay, now how this system, that is criminal procedure bill system, which calls for collecting the biological data, is going to help the police. तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर मान लो कि कोई अरेस्ट हुआ, ठीक है, तो उसके बायोलॉजिकल सैंपल्स लिए जाएंगे, उसको स्टोर किया जाएगा, ठीक है। इसको स्टोर कौन करेगा? इसको NCRB स्टोर करेगा। कितने सालों के लिए? 75 ईयर्स के लिए। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NCRB? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। सो इट इज़ गोइंग टू स्टोर दिस सैंपल फॉर 75 ईयर्स। नाउ अब अगेन समझो कि कोई ऑफेंडर है, उसने कोई जुर्म किया, अपनी सज़ा काटी, फिर से बाहर आया, अगेन दैट पर्सन इज रिपीटिंग दैट ऑफेंस. So matching the biological samples will help in identifying the offender and declaring that offender as a habitual offender. The next question is that does this criminal procedure amendment bill provides for collection of samples data only of accused under any penal provision? तो उसके वो तो करता ही है, साथ साथ में जो भी लोग प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर अरेस्ट होंगे, ओके, उनका भी बायोलॉजिकल सैंपल लिया जाएगा. द नेक्स्ट कमिंग टू द मुल्ले पेरियार डैम इशू. तो अब मुल्ले पेरियार डैम इशू में सेंटर की बात मान ली गई है. सेंट्रल वाटर कमीशन ने बोला था सुप्रीम कोर्ट में कि देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ ओवरहॉलिंग द सुपरवाइजरी कमेटी फॉर द मुल्ले पेरियार डैम. 1 साल के अंदर ही नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी will be put in place and they will take care of मुल्ले पेरियार डैम इशू. now जो मुल्ले पेरियार डैम इशू है, एग्जैक्टली ये इशू क्या है? दिस इज़ द सेफ्टी इशू. सेफ्टी इशू, ठीक है, यहाँ पे सेफ्टी का इशू है. सेफ्टी का इशू क्यों है? क्योंकि ये 126 साल पुराना डैम है. अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्या है इस डैम का? ये जो डैम है, इट इज़ लोकेटेड इन इडुक्की डिस्ट्रिक्ट. इट इज़ लोकेटेड इन इडुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, ठीक है, बट इट इरीगेट्स मदुराई रीजन ऑफ तमिलनाडु. इट इरीगेट्स मदुराई रीजन ऑफ तमिलनाडु. मदुराई रीजन एक एरिड रीजन है तमिलनाडु का, ठीक है. ये जो डैम बना था, दिस डैम इट वाज कंप्लीटेड इन अराउंड 1896 एंड यहाँ पे देयर इज़ 999 ईयर लीज पे ये डैम को लिया गया था फ्रॉम ट्रावनकोर प्रिंसली स्टेट, जो अब स्टेट ऑफ केरला है. तो ये डैम जो है ये केरला में है, बट इसको मैनेज कौन करता है? इसको मैनेज करता है तमिलनाडु. नाउ सिंस दिस इज़ 126 ईयर ओल्ड स्ट्रक्चर, केरला वांट्स दैट दिस ओल्ड डैम शुड बी deconstructed and a new dam should be constructed considering that the current मुल्ले पेरियार dam is not safe. तमिलनाडु का कहना है कि this dam is safe and there is no need to increase the dam. उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी लड़ाई लड़ी गई थी. तो सुप्रीम कोर्ट ने सेफ्टी इश्यूज़ को ध्यान में रखते हुए और तमिलनाडु का इरिगेशन रिक्वायरमेंट ध्यान में रखते हुए 2014 में इसकी हाइट फिक्स की थी 142 फीट. नाउ तमिलनाडु वांट्स दैट दिस 142 फीट्स शुड बी इंक्रीज. 142 फीट से ज़्यादा पानी होना चाहिए डैम में, और केरला चाहता है कि 142 फीट से काफ़ी कम होना चाहिए कंसिडरिंग द सेफ्टी इशू. उसके बाद क्या हुआ कि इसमें अब सेंटर का एक एक्ट है दैट इज़ कॉल्ड एज नेशनल डैम सेफ्टी एक्ट. नेशनल डैम सेफ्टी एक्ट जो है, इट प्रोवाइड्स फॉर अ स्ट्रक्चर एट द सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल एंड एट द स्टेट गवर्नमेंट लेवल टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ डैम्स. ओके, उसी के अंदर एक अथॉरिटी है दैट इज़ नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी विच विल बी इम्प्लीमेंटिंग द सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स एंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ द डैम. The next is that why India requires something like National Dam Safety Bill or Act, because India is the third largest dam owning country in the world after China and USA, and more than 80% of the dam in India is 25 years old.
Okay, so to ensure the safety of this dam, the government has come up with an act, National Dam Safety Act. Now the next is India US 2+2 will discuss key issues. अब देखिए यहाँ पे 2+2 का मतलब आप समझ लीजिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2+2 डायलॉग। 2+2 में मतलब समझो कि दो कंट्रीज होती हैं, कंट्री X एंड कंट्री Y। 2+2 मतलब 2 मिनिस्टर्स, दैट इज फॉरेन मिनिस्टर ऑफ वन कंट्री एंड डिफेंस मिनिस्टर ऑफ वन कंट्री, they will have meeting with foreign minister of Y country and defense minister of Y country. So this is 2, this is 2, so it is called as 2+2 meeting. Now India has this 2+2 meeting format with USA, Japan, Australia, and the fourth country is Russia. Okay, so अब recently issue क्या हुआ है? issue ये हुआ है कि India and Japan, India and USA, they are both members of Quad, okay, but still on the issue of Russia-Ukraine crisis, India and USA, they are on the opposite side. Okay, so there are certain key issues involved over here that US President Joe Biden has earlier said कि जो इंडिया का पोजीशन है रशिया यूक्रेन क्राइसिस में, इट इज़ समवॉट शेकी, बट हम उसको आज एडिटोरियल में पढ़ के क्लियर करेंगे कि इट इज़ नॉट शेकी, it is a part of India's independent foreign policy. So all these key issues will be discussed when India US 2+2 discussion will take place in USA. Now our defense minister is Rajnath Singh and our foreign minister or external affairs minister is S. Jaishankar. They both will be visiting US for this 2+2 dialogue. उसके बाद USA में the defense secretary is Lloyd Austin, okay, एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इज़ एंटोनी ब्लिंकन। तो वहाँ से डिफेंस की तरफ से जो मिलेंगे वो होंगे लॉयड ऑस्टिन, और यहाँ से जो होंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट दैट इज़ एंथनी ब्लिंकन। ठीक है, तो ये दो नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट इज़ बजट सेशन एंड्स ऑन प्रोडक्टिव नोट। तो हमारे पार्लियामेंट के 3 सेशन होते हैं, बजट, मानसून एंड विंटर। ओके, बजट सेशन होता है, इट स्टार्ट्स विद द प्रेसिडेंट स्पीच और प्रेसिडेंट एड्रेस। ओके, प्रेसिडेंट एड्रेस इज कंक्लूडेड बाय पासिंग ऑफ थैंक्स मोशन, थैंक्स, ओके, मोशन ऑफ थैंक्स। सो नाउ ओवर हियर द बजट सेशन हैज़ एंडेड। तो अगर हम देखेंगे इट वॉज द 17th लोकसभा का ये 8th सेशन था। ओके, 17th लोकसभा का दिस वॉज 8th सेशन एंड द प्रोडक्टिविटी वॉज 129%। राज्यसभा में कोई ऐसा नंबर नहीं आता है कि 17th राज्यसभा है कि 16th राज्यसभा है। वाई? बिकॉज राज्यसभा इज ए परमानेंट हाउस। सो जो राज्यसभा का था इस बार का बजट सेशन का प्रोडक्टिविटी डेट वॉज 99.8%, जस्ट 10 मिनट मोर, that's just 10 minutes short of allotted time. Now certain bills which have been passed in the Lok Sabha are Finance Bill, Criminal Procedure Identification Bill, Delhi Municipal Corporation Amendment Bill, Weapons of Mass Destruction and their Delivery Assistance, Prohibition of Unlawful Activities Amendment Bill, and the Rajya Sabha bill has passed 11 bills including 6 appropriation bills and finance bills that were returned to Lok Sabha. Now the next is Sri Lanka braces for more shortages. So over here the Sri Lanka में अगर हम देखेंगे जो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन मतलब जब कंट्री के करेंसी का वैल्यू डॉलर के मुकाबले काफ़ी गिर जाए, ठीक है ना, मीन्स डॉलर बिकम्स मोर कॉस्टली। सो इन इंडिया, इन श्रीलंका डेप्रिसिएशन इज टेकिंग प्लेस। सो इफ यू विल जस्ट सी द वैल्यू, सो इट इज़ करेंटली नाउ रुपीज़ श्रीलंकन रुपीज़ 310 रुपीज़ पर डॉलर, दैट इज़ रफली रुपीज़ 79 एज कम्पेयर टू इंडिया। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इट इज़ स्लाइडिंग वेरी फास्ट। So on March 7 it was LKR 200 per dollar, then it became 230 and then now it is 310.
Now one of the impact of depreciation is that whenever there will be depreciation of currency, imports will become costlier. Okay, imports will become costlier. Once imports become costlier, okay, so what happens with this is that if the country is buying the crude oil through imports, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो क्रूड ऑयल का बिल है वो भी बढ़ जाएगा. So the moment the crude oil bill increases, what happens is that there is inflation in the country. Okay, and if there is an inflation in the country, it will lead to more outflow मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी कंट्री को छोड़ के बाहर निकलनी चालू हो जाएंगी, बिकॉज योर कंट्री इज गोइंग थ्रू इन्फ्लेशन. So there will be more outflow of foreign currency. So if there is more outflow of foreign currency, it will lead to more depreciation. So this is the circle which starts going on because of depreciation. So Sri Lanka is now staring at more shortages and economic catastrophe. The next is appointment related news है और ALET के लिए काफ़ी important है. The news is about Senate confirms first black woman to Supreme Court. So यहाँ पर हम देखेंगे जो Senate होता है, that is the upper house, of US Congress. US के पार्लियामेंट को कांग्रेस भी बुलाते हैं, US कांग्रेस, ठीक है. और जो लोअर हाउस है उसको बुलाते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स. जैसे कि इट कैन बी कंपेयर्ड विद लोकसभा ऑफ इंडिया. नाउ इफ यू विल जस्ट सी ओवर हियर कि यहाँ पे जब भी कोई इम्पोर्टेंट क्या कहते हैं अपॉइंटमेंट होने वाला होता है यूएस में, तो सीनेट उसको कंफर्म करती है. मीन्स दैट इज अपर हाउस ऑफ यूएस पार्लियामेंट, दैट इज कांग्रेस. तो अब सीनेट ने कंफर्म किया है फर्स्ट ब्लैक वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए. सो उनका नाम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ केतनजी ब्राउन जैक्सन. शी इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू सुप्रीम कोर्ट एंड सीनेट हैज़ वोटेड 53-47 फॉर हर अपॉइंटमेंट. ओके, द नेक्स्ट इज इसी से रिलेटेड एक न्यूज़ और है, दैट हु इज़ द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. Who is the first woman judge of Supreme Court? So please write me in the comment box that who is the first woman judge of Pakistan Supreme Court. The next from economy is about Gati Shakti and PLI. It is going to offset global headwinds and spur growth. अभी देखिए ग्लोबल हेडविंड्स का आप पहले मतलब समझते हैं कि व्हाट इज ग्लोबल हेडविंड्स. ग्लोबल हेडविंड्स का मतलब होता है कि वर्ल्ड में इकोनॉमिक्स डायमेंशन में क्या चल रहा है, ठीक है ना, किन किन चीज़ों की रिस्क बहुत ज़्यादा हो गई है, उसको हम कहते हैं ग्लोबल हेडविंड्स. जैसे कि अगर हम बात करें अभी का, सो करेंटली वी आर गोइंग थ्रू रशिया यूक्रेन क्राइसिस, ठीक है. तो रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से क्या हुआ है कि देयर इज़ अ सप्लाई चेन डिसरप्शन. अब देखिए ये सप्लाई चेन डिसरप्शन हो गया है. उसके बाद सेकंड इज देयर इज फूड क्राइसिस, चांसेस ऑफ फूड क्राइसिस, या आप सिंपली इसको ये समझ लीजिए फूड इन्फ्लेशन. क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि देखिए वॉर के अंदर क्या हो रहा है कि यूक्रेन एंड रशिया दे आर सिग्निफिकेंट सप्लायर. जैसे रशिया है, इट इज़ अ सिग्निफिकेंट सप्लायर ऑफ वीट to African countries. Similarly, Ukraine, it was a significant supplier of sunflower, which is an edible oil. Okay, India का around 80-85% of sunflower was coming from Ukraine. तो इससे क्या होता है कि ये जो there is a supply chain disruption, उसकी वजह से food inflation हो जाता है. Then there is sanction against Russia, so Russia cannot participate in world trade. So because of that also what happens that Russia, if it is exporting something which is crucial for some country, it cannot export now because of sanction regime. Okay, फिर इसी से रिलेटेड एक और चीज़ है, that is COVID-19 lockdowns. So in certain parts, as we can see in East Asia, then in UK,
COVID-19 is again coming back. So these are called as global headwinds, risk to global growth. So now there is a chance that developing country like India can also suffer. कैसे? जैसे कि एक जो इम्पैक्ट हुआ है रशिया यूक्रेन क्राइसिस का और बाकी चीज़ों को अगर हम देखें तो दैट इज़ इंक्रीजिंग प्राइसेस ऑफ crude oil. So global prices of crude oil, it has gone up, okay, mainly because of war and other interrelated factors. Now India also imports around 85% of its crude oil import need. So what we are doing is, again what I have explained you earlier, that we are importing inflation, okay, got it. Then because of war, again there is supply chain disruption, so it can have impact on India's growth trajectory. But now the finance minister is saying that there is an impact of this geopolitical tension on food, fertilizer, oil prices, but we can overcome this through our India's own infrastructure and manufacturing plant, that is Gati Shakti and PLI. So India का एक massive infrastructure connectivity project plan है, that is called as PM Gati Shakti. PM Gati Shakti. Now PM Gati Shakti क्या है? It is going to integrate 16 infrastructure related ministries in a single portal, and it is going to improve last mile connectivity in the country. Second is, it is going to integrate with Bharatmala, Sagarmala, defense corridor, industrial corridors, etc. for last mile connectivity. That is PM Gati Shakti. The next is PLI, Production Linked Incentive Scheme. This is the scheme to promote export in India. That is Production Linked Incentive Scheme and to promote employment in India. So यहाँ पर हम देखेंगे कि इंडिया पहले से, अगर इस साल का हम इंडिया का एक्सपोर्ट का रिकॉर्ड देखेंगे तो दैट इज़ $400 बिलियन, दैट इज़ $400 बिलियन हैज़ ऑलरेडी सरपास्ड. टारगेट था $400 बिलियन का, इंडिया का एक्सपोर्ट हो गया $418 बिलियन. ओके, सो over here the government is banking on Gati Shakti and PLI for offsetting the risk from global factors. Now इंडिया में एक चीज़ जो है, जो अभी भी प्री कोविड-19 लेवल के हिसाब से उसमें ग्रोथ काफ़ी कम है, दैट इज़ कॉल्ड एज प्राइवेट कंजम्पशन. सो प्राइवेट कंजम्पशन के बारे में गवर्नमेंट इज सेइंग दैट इन द कमिंग डेज दिस प्राइवेट कंजम्पशन इज गोइंग टू गेट बेटर. प्राइवेट कंजम्पशन कैसे बेटर होती है? इट इज़ रिलेटेड विद एम्प्लॉयमेंट एंड वेजेस. जितना ज़्यादा आप एम्प्लॉयमेंट और वेजेस दोगे लोगों को, प्राइवेट कंजम्पशन उतना ज़्यादा इंक्रीज होगा. नाउ फ्रेंड्स, कमिंग टू द एडिटोरियल. ये एडिटोरियल जो है बियॉन्ड बॉर्डर गावस्कर, दिस इज़ अबाउट India Australia Economic Cooperation and Trade Agreement. Okay, so the name of India Australia FTA is Economic Cooperation and Trade Agreement. ठीक है ना. अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया दे हैव साइंड इन दिस इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट लास्ट वीक. और जो इसका गोल है वो बहुत ही सिंपल है कि जो हमारा दो कंट्री का जो ट्रेड है विच इज़ $27.5 बिलियन इन 2021, उसको नेक्स्ट 5 ईयर्स में $50 बिलियन तक लेके जाना है. ठीक है. अब अगर यहाँ पे हम देखें कि हम कौन कौन से सेक्टर पे फोकस करने वाले हैं. ओके, सो यहाँ पे देखिए, इट विल गिव यू अ इम्पॉर्टेंट डायमेंशन दैट ऑस्ट्रेलिया हैज़ एग्रीड टू एलिमिनेट टैरिफ. टैरिफ का मतलब होता है एक टैक्स जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे लगाया जाता है. सो ऑस्ट्रेलिया हैज़ एग्रीड टू एलिमिनेट टैरिफ ऑन इंडियन गुड्स. मोर देन 96% ऑफ इंडियन गुड्स विच आर एक्सपोर्टेड टू ऑस्ट्रेलिया, उसमें जो टैरिफ है उसको हटा दिया जाएगा. इनमें जो गुड्स कवर हैं दे आर मेजरली फ्रॉम लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज लाइक जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर, टेक्सटाइल एक्सेट्रा. अब इंडिया क्या करेगा? इंडिया इज गोइंग टू अलाउ ड्यूटी फ्री एंट्री. ड्यूटी भी एक टैक्स होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे. ड्यूटी फ्री एंट्री ऑफ 85% ऑफ ऑस्ट्रेलियन गुड्स फ्रॉम डे 1, एंड विद इन नेक्स्ट 10 years इट विल कट दिस टू 0 on another 5% of Australian goods.
उसके बाद जो सबसे क्रूशियल बात है जो हमें याद रखना है कि इस ड्यूटी फ्री एक्सेस में बोवाइन इंक्लूडेड नहीं है, बोवाइन इज़ नॉट इंक्लूडेड। द नेक्स्ट इज़ डेयरी सेक्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, डेयरी सेक्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो डेयरी सेक्टर को अभी इस ECTA में इंक्लूड नहीं किया गया है, इसको बाद के डिस्कशन के लिए छोड़ा गया है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज द एग्रीमेंट एम्स टू सपोर्ट एक्सेस फॉर रेंज ऑफ ऑस्ट्रेलियन एंड इंडियन स्किल सर्विस प्रोवाइडर्स, इन्वेस्टर्स एंड बिजनेस विजिटर्स। इसका मतलब कि ट्रेड के साथ साथ इसका फोकस इन्वेस्टमेंट पे भी है। ओके, द नेक्स्ट इज यूक्रेन एंड द एनाटॉमी ऑफ इंडियाज न्यूट्रलिटी। फ्रेंड्स, हम जो यहाँ पे पढ़ेंगे आज इसी से रिलेटेड यहाँ पे भी डिस्कशन हुआ है। यू विल फाइंड मैनी सिमिलर व्यूज एक्सप्रेस्ड ओवर हियर बाय सैयद अकबरुद्दीन। सैयद अकबरुद्दीन ही इज़ अ रिटायर्ड इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर और ये पहले परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशंस रह चुके हैं इंडिया से। इनके बाद ही TS तिरुमूर्ति अपॉइंट हुए हैं परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशंस। सो यहाँ पे दिस आर्टिकल गिव्स यू that why India is abstaining severely from the resolutions brought against against Russia related to Russia-Ukraine crisis। तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे कि एक यहाँ पे बैकग्राउंड है एक चीज़ का, तो इंडिया का एक बैकग्राउंड है कि क्या इंडिया ये पहली बार ऐसा कर रहा है। तो हम देखेंगे कि इंडिया पहली बार ऐसा नहीं कर रहा है कि इंडिया हैज़ रिमेन साइलेंट ऑफ व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे नेहरू जी का एक स्टेटमेंट है, उससे ये आर्टिकल स्टार्ट होता है। नेहरू जी का स्टेटमेंट है कि दैट देयर आर मैनी थिंग्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड फ्रॉम ईयर टू ईयर एंड डे टू डे विच वी हैव डिसलाइक्ड इंटेंसली, वी हैव नॉट कंडेम्ड देम बिकॉज व्हेन वन इज ट्राइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इट डजंट हेल्प कॉलिंग नेम्स एंड कंडेमिंग। कहते हैं कि वर्ल्ड में हर दिन हर साल कोई ना कोई प्रॉब्लम है जो हमको पसंद नहीं आता, बट हम उसको कंडेम नहीं कर सकते बिकॉज वी आर आवरसेल्फ बिजी इन सॉल्विंग आवर प्रॉब्लम। और किसी को ऐसे नाम लेके कंडेम करना इज़ नॉट गोइंग टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम। ओके, नाउ 1957 की अगर हम बात करेंगे, 1956-1957 में, तो जब सोवियत यूनियन ने हंगरी पे अटैक किया था, या जब चेकोस्लोवाकिया पे अटैक हुआ था, या जब अफ़गानिस्तान में अटैक हुआ था, सोवियत ने इन तीनों देशों में अटैक किया था, या जब अमेरिका ने इन्वेड किया था इराक को, तो इंडिया एब्सटेन फ्रॉम दिस वोटिंग्स। ओके, अब यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे कि सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन किलिंग्स को छोड़ के, सिविलियन किलिंग्स को छोड़ के इंडिया ने अभी तक एब्सटेन ही किया है रशिया के अगेंस्ट। ओके, सो ओवर हियर इफ यू विल जस्ट सी दैट इंडिया इज़ नॉट अलोन इन फॉलोइंग दिस न्यूट्रल पॉलिसी। Many countries like South Africa, United Arab Emirates, they have followed the same suit. Now, अगर हम बात करें टर्की का, इज़राइल का, so they are also not voting against Russia in all these resolutions. Okay, अब अगर हम देखेंगे कि वेस्टर्न कंट्रीज़ का सबसे ज़्यादा दबाव इंडिया पे ही क्यों है, many people are visiting India to make India change its stand. So why India is in such a highlight? So the main reason is that India is the largest democracy. Okay, अगर largest democracy India है and India abstain from the voting, तो जो वेस्ट का जो एक पूरा आइडिया है कि दैट दे आर फाइटिंग फॉर द फ्री वर्ल्ड, वो पूरा वीक हो जाएगा इफ़ इंडिया डज नॉट जॉइन द वैगन ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज। सेकेंड इज इकोनॉमी। सो अगर इंडिया कंटिन्यूज टू ट्रेड विद रशिया, ओके, सो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ ने रशिया के अगेंस्ट सैंक्शन लगाया है उसको डेंट हो जाएगा, मतलब वो फुल्ली इफेक्टिव नहीं रहेगा। एशिया में अगर हम बात करें तो देयर आर 3 नेशंस व्हिच हैव बैक्ड द सैंक्शंस, दे आर जापान, साउथ कोरिया एंड सिंगापुर। द नेक्स्ट इज़ कि इंडिया इस वॉर को कैसे देखता है, ठीक है ना। तो इफ़ यू विल जस्ट सी दैट कि इंडिया रिकॉग्नाइजेस दैट आफ्टर 1991 देयर इज़ अ ग्लोबल डिसऑर्डर, ठीक है ना।
सो देयर इज़ अ ग्लोबल डिसऑर्डर एंड देयर इज़ रैपिड चेंज इन दिस ग्लोबल ऑर्डर, जिसको इंडिया कहता है देयर इज़ अ ग्लोबल डिसऑर्डर। चाहे वो क्रीमिया का एनेक्सेशन हो, चाहे जॉर्जिया वॉर हो 2008 का, चाहे अमेरिकन विड्रॉवल हो अफगानिस्तान का। सो थिंग्स आर चेंजिंग वेरी रैपिडली and now India is confronted with three countries. So India, that three country is China, Russia एंड USA। इसमें से एक इंडिया का कॉम्पिटिटर है और दो जो हैं इंडिया के साथ उनका काफ़ी अच्छा रिलेशन है। तो इंडिया इज़ trying to maneuver in such a way that India does not remain isolated in the Asian region. So that's all for today, friends. We will meet tomorrow again with the daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.